हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस करने से पहले आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा सा कि रिएक्शंस क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं। चैप्टर के एक्शंस के बारे में कि रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं और इक्वेशंस बेसिकली क्या होती हैं। तो आज का चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 1 एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 के लिए। तो मूव करते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमें दिया हुआ है केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो एक नॉर्मल मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको हम अगर सेपरेट करते हैं वर्ड को तो हमारे पास आता है केमिकल। ठीक है, केमिकल मतलब जो केमिकल्स से एसोसिएटेड होता है। केमिकल्स जैसे सोडियम हो गया, या जो हमारे पास क्लोरीन्स हो गए, या डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स जैसे रसायन होते हैं, वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है, उस पूरे प्रोसेस को, उनकी जो रिएक्शन होती है, कैसे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन करने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ चीज़ों को बांट लेना या शेयरिंग कर लेना। ठीक है, तो जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, उनके अंदर जो चीज़ें शेयर होती हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और उनको इलेक्ट्रॉन को लेने देने के कारण हम उनके बीच में क्या बन जाते हैं? बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, तो वो बॉन्ड बनने के बाद में हमारे पास वो कंपाउंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, HCl हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। तो हमारे पास अगर हम नॉर्मली बात करें किसकी केमिकल रिएक्शन, इस पूरे टर्म की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो केमिकल्स होते हैं केमिकली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को देके। या हम नॉर्मली अगर मैं आपको एक और वर्ड सिंपली समझाना चाहूँ, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जब हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किया, मेटल्स के केस में हम बोलते थे कि वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होने का मतलब उनके वैलेंस शेल के अंदर 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, उनके ऊपर प्लस का साइन होता है, और वो बाहर से आने वाली किसी भी जो नॉन मेटल है उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और उधर ही अगर बात की जाए नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। वो ढूंढते रहते हैं कि कोई उनको इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए, और वो उससे इलेक्ट्रॉन देके दोनों क्या बना ले? बॉन्ड बना ले। ठीक है, बहुत बार हमने पिछले में एक एग्जांपल कंसीडर की थी, बहुत बार की थी, कि सोडियम क्या होता है? Na पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन वो होता है Cl नेगेटिव। तो क्लोरीन के पास 17 था, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, आपने 9th क्लास में ऑक्टेट के बारे में पढ़ा था, तो 18 चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है? 2 8 8 18 अप टू सो ऑन। तो टोटल 18 चाहिए, पर इसके पास 17 है। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके पास एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसके इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग जब हम करते हैं तो 2 और 8 10 हो गए। इसके पास एक बचता है जिसको वो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। इसको एक चाहिए, माइनस का साइन है, इसके पास प्लस का साइन है, ये डोनेट कर सकता है। तो ये क्लोरीन क्या करता है? इसके उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं। और बॉन्ड भी हमने दो टाइप्स के किए थे, कि एक आयनिक बॉन्ड्स होते हैं और एक हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। एक फर्स्ट वन इज आयनिक एंड सेकंड इज कोवलेंट। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं दीज आर कॉल्ड कोवलेंट, और जो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, जैसे हम NaCl की बात करते हैं, तो क्लोरीन ने क्या किया? सोडियम का वो जो फालतू वाला इलेक्ट्रॉन था वो अपने ऊपर ले लिया, कंप्लीटली खुद ही ले गई। ठीक है, शेयर नहीं किया, आधा आधा करके नहीं किया, कंप्लीटली लेगी। तो उनके बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड। और दूसरा जो कंप्लीटली लेके नहीं जाते, शेयर करते हैं, अभी आधा तू रख ले और आधा मैं रख लेती हूँ, हाफ हाफ कर लेते हैं, या कैसे भी उनको शेयर करते हैं, तो उसको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज के साथ एसोसिएटेड होता है। केमिकल चेंजेस आते हैं, कुछ नए कंपाउंड्स बनते हैं, हीट का रिलीज होना होता है, हम उनको हीट करते हैं, उनको काफ़ी सारे उनके कलर चेंज हो सकते हैं, गैस निकल सकती है। ठीक है, उनकी स्टेट चेंज हो सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसा कुछ हो सकता है। इनको हम केमिकल चेंजेस का नाम देते हैं। जैसे किसी का कलर चेंज हो गया,
कोई गैस इवॉल्व होगी, कोई गैस निकल रही है, हम कोई दो चीज़ों को ऐड करें और वहाँ से गैस निकल रही हो, जैसे हम पीछे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में करके आए थे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और इसके अलावा भी काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास है व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर, जब भी एक केमिकल चेंज अकर्स होता है, एक केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी टेक प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज आ जाए, केमिकल चेंज कैसे, किसी चीज़ की टाइम के साथ उसका रंग बदल रहा है। अब रंग बदलने से आपको याद आया होगा, हमने पिछले में किया था रस्टिंग या कोरोजन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने किया था रस्टिंग और कोरोजन। इसके अंदर हम क्या बोलते थे कि जब भी आयरन या मेटल्स क्या करते हैं, एयर के, मॉइस्चर के और इनके कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के, तो थोड़े टाइम बाद में उनके ऊपर ब्राउन कलर की या ब्लैक कलर की लेयर आनी शुरू हो जाती है। तो वो अपना कलर छोड़ के अपना जो शाइनिंग कलर था, फॉर एग्जाम्पल जो सिल्वर हमारे पास होता है, चांदी जिसकी बात हम करते हैं, ठीक है। सिल्वर क्या होता है, पहले जब हम उसको देखते हैं व्हाइट कलर का होता है, जब हम लेके आते हैं थोड़े टाइम के बाद में उस सिल्वर के जो गहने होते हैं उनको हम डालते जाएं तो वो हवा के साथ और जो पसीना आ रहा है या हवा के अंदर जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करके चांदी जो है वो काली होनी शुरू हो जाती है, ब्लैक होनी, ठीक है। तो कलर चेंज हो गया ना। तो ये कोरोजन भी हमारा एक केमिकल प्रोसेस था। जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन भी हमारे पास क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ कि कौन कौन से चेंजेस जो आते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि वो केमिकल चेंज है, और उनके आने से जो हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस कर गई हैं। अब उसके बाद में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो यूजली इरिवर्सिबल होती है, हम उनको उल्टा नहीं कर सकते और एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। जैसे आयरन की रस्टिंग की बात हम करते थे, आयरन को जब जंग लगता है तो आयरन के ऑक्साइड बनते हैं। अब उन आयरन ऑक्साइड से हम वापस आयरन नहीं बना सकते, वो लोहा खराब होना शुरू हो जाता है। तो कुछ एक रिएक्शंस होती हैं जो रिवर्सिबल होती है, जिनको उल्टा किया जा सकता है, पर मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो इरिवर्सिबल होती हैं, मतलब आप उनको उल्टा करके वापस वो रिएक्टेंट नहीं बना सकते, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कि साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि कौन कौन से केमिकल चेंजेस हमारे पास आते हैं या केमिकल रिएक्शन हो रही है हमें कैसे पता लगेगा। तो 5 मेन सिग्नल्स होते हैं, 5 मेन सिग्नल्स दैट इंडिकेट केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट मैंने आपको बताया कलर चेंज होगा। सेकंड मैंने आपको बताया गैस निकल सकती है। टेम्परेचर, तापमान में बदलाव हो सकता है और स्टेट चेंज हो सकती है, सॉलिड से लिक्विड हो जाना, लिक्विड से गैस बन जाना या गैस से सॉलिड हो जाना, कोई भी फॉर्म होना, ठीक है। जैसे आप पानी को रखते हो फ्रिज के अंदर तो पानी क्या करता है, सॉलिड लिक्विड फॉर्म के अंदर आप रखते हो, सॉलिड फॉर्म बन जाती है उसकी। उसी पानी को निकाल के, बर्फ को निकाल के जब आप बाहर रखते हो तो वो बर्फ क्या करती है, जब जैसे टेम्परेचर, तापमान बढ़ने से पिघलना शुरू होती है तो सॉलिड से लिक्विड में जाती है, और काफ़ी देर धूप में रखते हो तो इवेपोरेशन के कारण पानी उड़ जाता है स्टीम बन के, तो वो गैसियस फॉर्म में बदल जाता है। तो ये हमारे पास टोटली 5 होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 4 दिखा दिए हैं कि या तो चेंज इन कलर हो सकता है, या हमारे पास क्या हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, टेम्परेचर के अंदर चेंज हो सकता है, स्टेट के अंदर चेंज हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा इक्वेशन, कि इक्वेशन क्या होती है, हम बोलते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 3 4, हम इसको इक्वेशन ही बोलते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हो इन 2 वेरिएबल्स या सिंपल कुछ भी इक्वेशंस पढ़ते हो, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जब हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, ये देखो ये मैथ की इक्वेशन है, ये कोई ना कोई मैथमेटिकल चेंज आपको बता रही है कि x और y को ऐड करोगे तो 2 आएगा, यानी कि x और y की वैल्यू कुछ ऐसी होगी कि जिनको ऐड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। ये था मैथमेटिकल चेंज, ऐड करना। केमिकल इक्वेशन का मतलब जब केमिकल चेंज को डिस्क्राइब करे, ऐसी इक्वेशन जो किसी केमिकल चेंज को डिस्क्राइब करे। अब उसके अंदर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नेम लेके चलते हैं, ठीक है। मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको पहले ही बता देती हूँ। देखो जो तो रिएक्ट करते हैं हमारे, मान लो कोई भी जो मीडिया है, कोई भी जो मेटल्स है या नॉन मेटल है वो रिएक्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और हमारे पास क्या बन गया था, NaCl बना था। ये इक्वेशन हम कंसीडर कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है ना, ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और ये जो NaCl बना है ना, ये है प्रोडक्ट। कोई भी दो चीज़ों के रिएक्ट करने से, उनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से, डोनेट करने से, लेने से, देने से, जो भी करने से, रिसीव करने से जो
पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि जैसे सोडियम है वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो ये होता है रिएक्टेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको जो भी चीजें, दो चीजें रिएक्ट करती हुई मिलेंगी, दो चीजों के बीच में रिएक्शन हो रही है, वो होते हैं रिएक्टेंट्स। राइट हैंड साइड के ऊपर जब आपको उस रिएक्शन होने के बाद में उसका रिजल्ट मिल जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो राइट हैंड साइड पे आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके रिएक्टेंट होते हैं, बीच में आपकी एक एरो होती है जो आपको बताती है कि रिएक्शन किधर जा रही है। रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती है अगर हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं। अगर रिवर्सिबल होती है तो ये वापस भी आ जाती है, रिवर्सिबल की बात करें तो ये वापस भी आ सकती है, ठीक है। तो वो इक्वेशन जो किसी केमिकल चेंज को बताए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिख के, जैसे सोडियम, ठीक है, प्लस क्लोरीन, छोटा लिख रही हूं मैं, क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl, उनका नाम लेके जब हम उनको लिख देते हैं वो बन जाती है हमारी केमिकल इक्वेशंस। तो वो इक्वेशन जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम को इन्वॉल्व करती है और किसी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन x + y = 2 किसी मैथमेटिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रही थी कि x और y की ऐसी कोई वैल्यूज होंगी जिनको आप ऐड करोगे तो 2 आएगा। तो वैसे ही क्या होगा कि केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नाम लिख के आपको बताएगी कि कौन सा कैसा केमिकल चेंज वहां पे टेक प्लेस कर रहा है। राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन मीथेन गैस। अब इसने बोला कि हमने वर्ड की फॉर्म के अंदर इक्वेशन लिखनी है, वर्ड मतलब जैसे अब सिंबल्स नहीं लिखने, आपने पूरा नाम लिखना है। जैसे मीथेन गैस है तो हम लिखते हैं कि मीथेन, ठीक है, इसके आगे ब्रैकेट में जी लिख देते हैं, मतलब गैस। रिएक्ट की किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, ऑक्सीजन लिखा, साइड में जी लिख दो, गैस के साथ। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो नीचे लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस ही होती है तो इसके भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया जी, और उसके बाद में इसने क्या बनाया, वाटर बनाया। ये होता है केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका, ठीक है। जो जो आपको दिया उसको वर्ड की फॉर्म में, यहाँ से मीथेन उठा लो, गैस को ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ से ऑक्सीजन उठाया, इस गैस के लिए जी ब्रैकेट में लिख दिया, एरो लगाया, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, मीथेन गैस उठाओ, मीथेन उठाओ यहाँ से, ठीक है, गैस के लिए जी लिख दो, उसके बाद में यहाँ से ऑक्सीजन उठाओ, गैस के लिए जी लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड उठाया, गैस के लिए ब्रैकेट में जी लिख दो, और वाटर उठाया, गैस के लिए ब्रैकेट में जी लिख दो। अब आपने करना क्या है, मीथेन की जगह पे मैं सिर्फ M लिख रही हूँ, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह पे मैंने O लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है लिखने को, एरो लगाई, कार्बन डाइऑक्साइड CD लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस वाटर W, ठीक है। ये इनके सिंबल्स नहीं होते, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको लिखा है। M से मीथेन, O से ऑक्सीजन, एरो बता रही है कि हम इधर से इस साइड जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रही आपको ये पूरी इक्वेशन शो करके दिखाई हुई है कि मीथेन रिएक्ट की ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, रिएक्ट करेगा 2O2 के साथ, प्लस क्या क्या बनाएगा, एरो बता रही है आपको डायरेक्शन की, इधर जाना है आपने, बना क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O। अब ये समझ नहीं आ रहा होगा कि 2O2 क्यों लगाया और 2H2O क्यों निकला, तो ये हम करेंगे जब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शन करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद में आपको ऊपर दिख रहा है रिएक्टेंट्स आपको दिखाए हुए हैं, मीथेन और ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस बेसिकली क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं उसको बोला जाता है दैट इज केमिकल रिएक्शन, शॉर्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है। जैसे CH4 + 2O2 is CO2 + 2H2O, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, हमेशा याद रखना है, और प्रोडक्ट्स जो होंगे वो राइट साइड के ऊपर लिखे जाते हैं। तो केमिकल इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए शॉर्टर फॉर्म बाय राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन, एक समीकरण के फॉर्म के अंदर जब हम इसको केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो भी रासायनिक हमारे पास बदलाव आया है या जो चेंज आया है, मान लो किसी की शेप ही चेंज, अब यहाँ पे देखो ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो इवोल्यूशन ऑफ ए गैस
किसी चीज में से गैस बन के निकलना भी तो एक केमिकल चेंज था, और साथ में पानी निकल रहा है, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल चेंज को इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिखना, सिंप्लीफाई करके, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। उसके अंदर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड के पास होंगे रिएक्टेंट्स, एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशन को क्यों लिखते हैं, हमें जरूरत क्या है केमिकल इक्वेशन को लिखने की, या हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है केमिकल इक्वेशन से। तो उसको हम देखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन जो होती है ना, वो नॉन फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है, मतलब फैक्ट्स बताती है कि क्या क्या उसके अंदर हो रहा है, कैसे उसके अंदर हुआ है। फैक्ट्स मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है कि क्या चेंज कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में है कि द रिएक्शन मस्ट कंटेन द करेक्ट फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हर एक रिएक्शन के अंदर, केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा करेक्ट फॉर्मूलाज होंगे, सिंबल्स होंगे, जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम का सिंपल बिल्कुल सही फॉर्मूला होगा, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl2 क्लोरीन गैस के साथ। तो लास्ट में जो हमारा बनेगा वो 2NaCl बनेगा, ठीक है। तो 2NaCl बन रहा है हमारा। तो इनकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, सारे जो फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं वो सही लिखे जाते हैं। उसके बाद में होता है मेन जो है हमारा, दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि रिएक्टेंट की साइड का मास इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के मास से, ठीक है। जो भी आपके रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स का मास ऐड करो, वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल, तभी हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बिल्कुल हमें सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो अच्छी प्रोवाइड करते हैं, तभी हमारी जो केमिकल इक्वेशन जो है वो एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन बन के आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शोइंग फेस। फेस देखो, जब मैंने शुरू में बताया था आपको, तो मैंने बोला था कि मीथेन जब आपने लिखना है CH4 लिख के उसके ब्रैकेट में गैस लिख दो। तो ये जो गैस मैंने लिखा था, तो ये होता है फेस को रिप्रेजेंट करना। 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके अंदर आप पढ़ते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो फेसेस होते हैं ना, वो भी यही होती है, सॉलिड फेस यानी कि कोई चीज सॉलिड है और रिएक्ट कर रही है। लिक्विड फेस यानी कि दो लिक्विड्स की या एक लिक्विड एक सॉलिड की हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। गैसियस फेस यानी कि जो रिएक्शन हो रही है वो गैसियस फेस के अंदर हो रही है। कैसे कैसे हम रिएक्ट करवाते हैं, देखो पहले पानी था, सॉलिड फॉर्म के अंदर लिया, आइस फॉर्म जो होती है, आइस की फॉर्म के अंदर हमने पानी को लिया, उसको हीट किया। हीट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं ट्रायंगल का। उसको हीट किया तो लिक्विड बन गया, पानी बन गया। आइस को हीट किया तो पानी बन गया। पानी को हीट करेंगे तो क्या बनेंगे, वाटर वेपर्स या स्टीम, भाप बन जाती है, तो वो क्या बन गया, गैस। तो ये जो आपको ब्रैकेट में S दिख रहा है, L दिख रहा है और G दिख रहा है, दीज आर नोन एज फेसेस। S से सॉलिड फेस, L से लिक्विड फेस और G से गैसियस फेस। सॉलिड फेस के अंदर सॉलिड का आपको पता है कि सॉलिड रिजिड होते हैं और उनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। लिक्विड फेस इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर इनकी शेप नहीं होती और ये फ्लो कर जाते हैं, फ्लूइडिटी होती है इनके अंदर, बह जाते हैं ये। गैसियस फेस क्या होता है, द सब्सटेंसेस जिनकी ना तो डेफिनेट शेप होती है ना इनका वॉल्यूम होता है, पर ये ग्रेविटी को थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते हैं। ग्रेविटेशन भी आपने पढ़ा है, ग्रेविटी को मतलब नीचे की तरफ यानी कि खींचते जाते हैं। कैसे भी जो ग्रेविटी है वो इनके ऊपर है, जो अट्रैक्शन या रिपल्शन के जो फोर्सेस है वो लगाती है, मतलब ये रिस्पोंड करते हैं ग्रेविटी को, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स होने चाहिए। मान लो किसी में ऑक्सीजन 2 रिएक्ट कर रही हैं तो प्रोडक्ट के अंदर भी 2 ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। किसी के अंदर 2 ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है तो प्रोडक्ट के अंदर भी 2 ऑक्सीजन हमारे पास होनी चाहिए। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहला रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मेन फैक्टर हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड का जो मास है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के मास के इक्वल, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो करना चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट MR जो है वो इक्वल होना चाहिए MP के मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। अब वो जो रिएक्शन बनेगी दैट इज नोन एज केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नीचे आपको एक रिएक्शन दिख रही है दैट इज 2MgO प्लस O2 क्या बना रहा है, 2MgO बना रहा है। अब इसमें देखो 2 ऑक्सीजन हमारे पास थे रिएक्टेंट साइड में, 2 ही तो प्रोडक्ट साइड में बन रहे हैं। 2 मैग्नीशियम हमारे थे रिएक्टेंट साइड में, 2 मैग्नीशियम ही तो हमारे इधर बन रहे हैं। तो
नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो सेम होने चाहिए, यानी कि एलएचएस के अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे, मैग्नीशियम के जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हम लेके जाएंगे, उतने ही जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं वो राइट हैंड साइड के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, हेयर बोथ साइड्स हैव 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इनको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नीचे एक आपको मैं फिगर दिखाती हूँ, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली होता क्या है। ये देखिए, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर बेसिकली हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है। ये जो है हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। एक सीसा के ऊपर जब आप जाते हो, सीसा झूला जो होता है उसके ऊपर आप जाते हो, एक साइड पे 2 लोग बैठ जाते हो, एक साइड पे एक ही बैठ जाता है, तो वो उसके ऊपर फिर वो स्टेबल नहीं रहता, एक साइड ऊपर हो जाती है, एक साइड नीचे हो जाती है, तो वो होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का केस। पर दोनों सेम वेट वाले, दोनों बराबर बराबर अगर दोनों साइड के अंदर बैठते हैं तो वो सीसा के ऊपर आप झूले ले सकते हो, वो बैलेंस्ड रहता है। वही चीज यहाँ पे है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आपको यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखिए, 2 हाइड्रोजन रिएक्ट किए थे 2 क्लोरीन के साथ और HCl बना दिया। अब रिएक्टेंट साइड पे मैं देखूं तो मेरे 2 हाइड्रोजन थे और 2 ही क्लोरीन थे, पर प्रोडक्ट साइड के ऊपर तो 1 हाइड्रोजन है और 1 ही क्लोरीन है, तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। आपको फिगर में दिया हुआ है, जो आपको ऊपर दिखाया हुआ है वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन का केस है। रिएक्टेंट साइड के ऊपर 2 हाइड्रोजन थे पर प्रोडक्ट में 1 है, क्लोरीन भी रिएक्टेंट में 2 थे पर प्रोडक्ट में 1 है। अब इधर बैलेंस वाली बात, इस साइड की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे देखो 2H2 प्लस 2Cl2 फॉर्म क्या कर रहे हैं, 2HCl फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, रिएक्टेंट साइड में भी 2 हाइड्रो हैं, रिएक्टेंट साइड में भी 2 क्लोरीन थे, प्रोडक्ट साइड में भी 2 क्लोरीन है, तो इसको बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारा केस ट्रू है, ये हमारा केस बैलेंस्ड नहीं है। आगे देखते हैं, एक और केस आपको दिखाती हूँ मैं। उस केस के अंदर हमारे पास क्या है, ये देखिए, जो CH4 वाली इक्वेशन हमने की थी, CH4 वाली जो इक्वेशन हमने की थी उसी के अंदर देखो, CH4 प्लस 2O2 2CO2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पे देखो, मीथेन है, ठीक है, उसकी रिएक्शन हुई है 2O2 के साथ। O2 मतलब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल इधर और 2 मॉलिक्यूल इधर, ऐसे, ठीक है। इनके साथ एक मीथेन ने आके रिएक्ट किया। अब देखो, रिएक्टेंट के अंदर एक कार्बन है, CH4 लिखते हैं ना मीथेन को, तो रिएक्टेंट के अंदर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 4 ही ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में CO2 एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और फिर 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, तो यही तो यहाँ पे बन रहा है। यानी कि ये भी जो हमने रिएक्शन की थी दैट इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि 2O2 हमने क्यों लिया और 2H2O क्यों लिया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो इनको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपकी NCERT की जो बुक है उसके अंदर आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको आप बैलेंस करके ट्राई करना कि कैसे कैसे उनके साथ कितने हैं जो वो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। उसको ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, 9th क्लास का वो चैप्टर पढ़ना है जिसके अंदर हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे और वैलेंसी निकालते थे। जैसे देखो, एक सोडियम है, उसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, पर क्लोरीन Cl2 है, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम 2Na कर देते थे। तो कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले जाके वैलेंसी वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एटम्स वाला 9th क्लास का। बाकी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता चुकी हूँ, इसके बाद हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे अगर समझ में नहीं आएगा तो ये हमारा थोड़ा सा जर्नल इंट्रोडक्शन था कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं, उनको बैलेंस्ड कैसे किया जाता है और अनबैलेंस्ड होती हैं तो क्या होता है, कैसे हम उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप रिएक्शंस को बैलेंस करते हो या कुछ भी करते हो तो पहले रिएक्टेंट साइड में से लिख लो कि किसके कितने एटम्स हैं, फिर प्रोडक्ट साइड पे जाओ और वहाँ पे लिख लो किसके कितने एटम हैं। फिर आप देखो कि कौन कम बन रहा है उसको उतना पूरा करो, आगे 2 लगाना है, आगे 4 लगाना है, कैसे भी लगाना है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिएक्शंस को बैलेंस करके दिखाऊंगी, हम 7-8 एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके आपको समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जस्ट इंट्रोडक्शन था आपके चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस या टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि कितने टाइप की हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं या केमिकल इक्वेशंस पाई जाती हैं, ठीक है। Please subscribe our channel and press the bell icon
for more updates.